हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स में, कि आप लोग कैसे हैं। वेलकम टू रूपम स्टडी सेंटर। मेरा नाम रूपम है और आज का ये वीडियो क्लास 9th के बच्चों के लिए है। उससे पहले मैं बताऊं कि जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरे जो भी वीडियो आएंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाएंगे। तो चलिए आज का ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th का है एनसीईआरटी ज्योग्राफी, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, चैप्टर 5। आज हम चैप्टर 5 को पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम इस चैप्टर के हाफ चैप्टर को कवर करेंगे और जो रेस्ट चैप्टर होंगे, बचे हुए टॉपिक होंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें हम हाफ चैप्टर को कवर करेंगे। इसमें पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैप्टर से आपको कितने टॉपिक टोटल पढ़ने हैं। तो टोटल आप लोगों को इस चैप्टर से टोटल 4 टॉपिक पढ़ने हैं। फर्स्ट तो आपको पढ़ना है इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग वेजिटेशन, सेकेंड पढ़ना है वेजिटेशन टाइप्स पढ़ना है, थर्ड पढ़ना है वाइल्ड लाइफ एंड फोर्थ पढ़ना है कंजर्वेशन। ये 4 टॉपिक हैं जो आपको इस चैप्टर से पढ़ना है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन क्या है, उनके फैक्टर्स कौन कौन हैं, कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो वेजिटेशन को अफेक्ट करते हैं, वो डिस्कस करेंगे और वेजिटेशन टाइप डिस्कस करेंगे। और रेस्ट जो 2 टॉपिक बच जाएंगे, वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो फर्स्ट हम इसमें ये जानना है हमें कि ये नेचुरल वेजिटेशन क्या है। हम नेचुरल वेजिटेशन किसी को कहते हैं, यानी प्राकृतिक वनस्पति हम किसे कहते हैं। तो सिंपल है कि नेचुरल वेजिटेशन हम ऐसे वेजिटेशन को कहते हैं जिनका ग्रोथ खुद ही हुआ है, जिसमें किसी भी ह्यूमन का कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, जो कि ग्रो कर रहा है, नेचुरली ग्रो कर रहा है। कैसे ग्रो कर रहा है? नेचुरली ग्रो कर रहा है, जिसमें ह्यूमन का कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है। हम उसे ही क्या बोलते हैं? तो नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं, जिसमें ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। यानी अब जैसे कि आपको समझना है तो आप ऐसे समझिए कि ये जो नेचुरल वेजिटेशन है, इसमें ह्यूमन का तो कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ह्यूमन का किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस इसमें नहीं होता है। ग्रो ये नेचुरली करता है। अब जैसे कि घरों में जब हम पेड़ पौधे लगाते हैं, कोई भी प्लांट लगाते हैं, तो उसमें हमें उसकी देखभाल करनी होती है। जैसे कि उसमें हमें वाटर डालना है, उसे कितनी सनलाइट चाहिए, किस तरह से उसे बचाना है, किस तरह से उसे केयर करना है, वो हम करते हैं अपने घरों में। लेकिन नेचुरल वेजिटेशन को हमें केयर नहीं करना पड़ता है, ये नेचुरली ग्रो करता है, नेचुरली ये पूरी तरह से अपने आप को ये करता है। लेकिन ये कैसे करता है? तो सिंपल है कि ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है। अब जैसे कि इसमें ह्यूमन का कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है, ये बिल्कुल ह्यूमन से अलग, ह्यूमन का किसी भी तरह का इसमें इंटरफेरेंस नहीं होता है और ये लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, लॉन्ग टाइम से ये ह्यूमन से बिल्कुल हट करके, उनके बिना डिस्टरबेंस के ये ग्रो करता है। उसी को हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। ओके, अब जैसे कि हम नेचुरल वेजिटेशन की बात करें तो सिंपल है कि कैसे कैसे ये ग्रो करते हैं। अब जैसे कि माउंटेनियस एरिया में हम चले जाएंगे तो वहाँ के वेजिटेशन को हम देख लें और प्लेनी एरिया के वेजिटेशन को देख लें, या फिर किसी डेल्टाई रीजन के वेजिटेशन को हम देख लें, तो दोनों में डिफरेंस पाया जाता है। जैसे कि हिमालयन रेंज में जाते हैं या फिर किसी भी माउंटेनियस एरिया में जाते हैं तो वहाँ के जो वेजिटेशन होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। यानी वहाँ का टेम्परेचर उसमें डिफ़र करता है, उस वहाँ का लैंड डिफ़र करता है। तो हर जगह का लैंड अलग होता है, सॉइल अलग होता है, टेम्परेचर अलग होते हैं, सनलाइट अलग अलग मिलती हैं, प्रिसिपिटेशन अलग ढंग से होता है। तो वो नेचुरल वेजिटेशन क्या करता है? वो ग्रो करता है। जिस तरह का टेम्परेचर मिलेगा, जिस तरह का सनलाइट मिलेगा, जिस तरह का रिलीफ मिलेगा, उस तरीके से वो ग्रो करेगा। तो चलिए उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? तो फैक्टर पढ़ना पड़ेगा कि किस तरह से नेचुरल वेजिटेशन को, कौन कौन सी वो फैक्टर हैं जो उसे अफेक्ट करते हैं, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट जो फैक्टर है इसमें वो क्या है? तो वो है रिलीफ। पहला फैक्टर जो है जो नेचुरल वेजिटेशन को इफेक्ट करता है वो क्या है? तो वो है रिलीफ है। यानी रिलीफ जो है वो 2 तरह से करता है, जैसे कि लैंड से और सॉइल से। 2 तरह से ये रिलीफ जो है वो नेचुरल वेजिटेशन को क्या करेगा? इफेक्ट करेगा। फर्स्टली आप पूछेंगे कि लैंड से कैसे करेगा? तो जैसे कि लैंड हर जगह का एक जैसा नहीं होता है, सेम नहीं होता है, डिफरेंट होता है हर जगह का। वो लैंड जो है नेचुरल वेजिटेशन को डायरेक्टली भी अफेक्ट करता है और इनडायरेक्टली भी अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल में जैसे कि माउंटेनियस एरिया का हम अगर देख लें,
प्लेट्यू रीजन का देख लें या फिर प्लेनी एरिया का देख लें, इन तीनों जगह का लैंड जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। माउंटेनियस एरिया का लैंड जो है वो कैसा होता है, रब्ड होता है, यानी कि रब्ड टोपोग्राफी वहाँ पे होती है, यानी कि उबड़ खाबड़ होते हैं, अप एंड डाउन होते हैं वहाँ के लैंड। एंड प्लेट्यू की बात करें तो वो बिल्कुल क्या होता है, प्लेट्यू किस तरह का होता है, जस्ट टेबल लाइक स्ट्रक्चर, जिस तरह का टेबल का स्ट्रक्चर होता है उसी तरह से प्लेट्यू होता है, तो स्वाभाविक है वहाँ पे लैंड उसका डिफर करेगा। थर्ड है कि प्लेन्स, प्लेन्स यानी कि प्लेनी एरिया, यानी कि मैदानी क्षेत्र, जो भी प्लेनी एरिया होते हैं वो भी डिफर करेगा। प्लेनी एरिया में हम नॉर्मली क्या करते हैं, तो प्लेनी एरिया में हम नॉर्मली एग्रीकल्चर करते हैं, कृषि करते हैं। माउंटेनियस एरिया में अलग टाइप के वेजिटेशन पाए जाते हैं, प्लेट्यू रीजन में अलग टाइप के वेजिटेशन पाए जाते हैं, प्लेनी रीजन में अलग वेजिटेशन पाए जाते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे देखा गया कि लैंड जो है वो पहला फैक्टर होगा नेचुरल वेजिटेशन का। सेकेंड है सॉइल, सॉइल किस तरह से करेगा, तो सिंपल है कि सॉइल जो है वो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो सॉइल भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि एलुवियल सॉइल होते हैं, ब्लैक सॉइल होते हैं, सैंडी सॉइल होते हैं, माउंटेनियस सॉइल होते हैं, डेल्टाइक सॉइल होते हैं, अलग अलग तरीके के सॉइल भी होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो सिंपल है यहाँ पे कि सॉइल जो है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं और वो डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेशन में प्रोवाइड कराते हैं। सिंपल फॉर एग्जांपल जैसे कि सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल यानी कि डेजर्ट एरिया में इस तरह के सॉइल पाए जाते हैं। उसमें किस तरह के वेजिटेशन होंगे, तो कैक्टस होंगे, थॉर्नी बुशेस होंगे, यानी छोटी छोटी कटीली झाड़ियाँ होंगी और पेड़ पौधे होंगे, तो उनको हम सैंडी सॉइल में उस तरह के वेजिटेशन जो है वो ग्रो करते हैं, यानी कि कैक्टस वगैरह, ये सारे क्या होंगे एग्जाम्पल, तो सैंडी सॉइल के हो गए, डेजर्ट एरिया के हो गए। देन वहीं हम डेल्टाइक सॉइल की बात करें तो डेल्टाइक सॉइल में किस तरह के वेजिटेशन पाए जाते हैं, तो जैसे कि मैंग्रोव्स वगैरह, मैंग्रोव्स ट्री वगैरह वहाँ पे बहुत पाए जाते हैं। तो ये सारे जो हैं वो सॉइल की वजह से होते हैं। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के लैंड होते हैं, अलग अलग तरह के सॉइल्स होते हैं, तो उस तरह से वेजिटेशन जो है वो ग्रो करता है। देन सेकेंड फैक्टर इज क्लाइमेट, सेकेंड फैक्टर क्या है, तो वह है क्लाइमेट। क्लाइमेट भी यहाँ पे डिफर करेगा। तो सिंपल है कि क्लाइमेट में हमें क्या क्या देखना होगा, क्लाइमेट अब किस तरह से फैक्टर बनेगा इसका, तो क्लाइमेट जो है वो किस तरह से होगा, तो वो जैसे कि टेम्परेचर होगा, सनलाइट होगा और प्रेसिपिटेशन होगा, ये सारे किस में आएंगे, तो क्लाइमेट में आएंगे। तो सिंपल है इसको समझना कि सबसे पहला तो ये है कि टेम्परेचर को लेकर के अगर हम देखें क्लाइमेट में, तो ये जो कैसे अफेक्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन को, हम वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या है कि जैसे कि हम देखते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन के कैरेक्टर और एक्सटेंट में मेनली उसे डिटरमाइन किस तरह से किया जा सकता है, तो टेम्परेचर के द्वारा किया जा सकता है, यानी टेम्परेचर के द्वारा इसे डिटरमाइन किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हम देखते हैं कि हर जगह का टेम्परेचर भी एक जैसा नहीं होता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रॉपिकल रीजन में जाएंगे तो ट्रॉपिकल रीजन का टेम्परेचर अलग होगा, और वहीं अगर हम सब ट्रॉपिकल रीजन में जाते हैं तो वहाँ का भी टेम्परेचर अलग होगा। पोलर जोन में जाते हैं तो वहाँ भी टेम्परेचर जो है वो अलग होगा। अब जैसे कि टेम्परेचर की हम बात करें तो टेम्परेचर में अगर हम देखेंगे ट्रॉपिकल जोन का, तो ट्रॉपिकल जोन का जो एनुअल एवरेज टेम्परेचर होता है सेल्सियस में वो 24 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं सब ट्रॉपिकल जोन का अगर हम देखेंगे टेम्परेचर तो वो 17 डिग्री सेल्सियस टू 24 डिग्री सेल्सियस होता है वहाँ का टेम्परेचर, तो वो टेम्परेचर वहाँ पे डिफर करेगा। एंड देन टेम्परेट जोन की बात करें तो 7 डिग्री सेल्सियस टू 17 डिग्री सेल्सियस वहाँ का टेम्परेचर होता है। एंड देन अल्पाइन की बात करें, पोलर जोन की बात करें तो वहाँ पे बिलो 7 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर जो वहाँ एकदम फॉल करता है, नीचे की तरफ जाता है। तो ये चीज़ जो है आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर किस तरह से वो डिफर करता है नेचुरल वेजिटेशन को। हर जगह का टेम्परेचर अलग होता है, तो वो अलग अलग तरीके से नेचुरल वेजिटेशन ग्रो करेगा। देन नेक्स्ट इज कि सनलाइट, सनलाइट कैसे करेगा, तो जैसे कि सनलाइट का जो ड्यूरेशन होता है वो डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट होता है, जैसे एल्टीट्यूड एंड लैटीट्यूड, ये दोनों जो है इसकी वजह से हर जगह पे अलग अलग होगा। जैसा एल्टीट्यूड होगा, जैसा लैटीट्यूड होगा, उस तरह से सनलाइट यहाँ पे हेल्प करेगा वेजिटेशन को ग्रोथ करने में। डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेशन ग्रो करते हैं, तो वो सनलाइट इसकी वजह से करेगा। देन उसके बाद थर्ड है यहाँ पे प्रेसिपिटेशन विच मीन्स रेनफॉल। प्रेसिपिटेशन का मतलब रेनफॉल, यानी कि रेनफॉल भी अब अलग अलग तरीके से डिफर करेगी, हर जगह पे एक जैसा नहीं होगा। अब जैसे कि हेवी रेनफॉल जहाँ पे होगा तो वहाँ पे क्या होगा,
तो डेंस वेजिटेशन वहाँ पे होगा, वहाँ का वेजिटेशन क्या होगा, तो बिल्कुल डेंस हो जाएगा। देन वहीं पे अगर बात करें तो लेस रेनफॉल जहाँ पे होगी वहाँ पे स्पार्स वेजिटेशन पाया जाएगा। तो ये चीज़ तरह से देखा जाता है, रेनफॉल अलग अलग होती है। अगर हम अपने इंडिया की बात करें, हमारे इंडिया की बात करें, तो रेनफॉल जो है कब हमारे इंडिया में होता है, कैसे होता है, तो वो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होता है, जो कि जून टू सितंबर में आता है हमारे इंडिया में रेनफॉल। ये याद रखना है आपको कि हमारे इंडिया में जो रेनफॉल होता है जून टू सितंबर मंथ के बीच में, वो साउथ वेस्ट मानसून से होता है। देन उसके अलावे ये तो हमारे इंडिया की बात हुई कि इसमें इस तरह से होता है। और हेवी रेनफॉल होगा, उसका मतलब है जहाँ पे हेवी रेनफॉल होगा वहाँ पे डेंस वेजिटेशन पाए जाएंगे, और जहाँ पे लेस रेनफॉल होगा वहाँ पे स्पार्स वेजिटेशन होंगे, बहुत कम वेजिटेशन होगी वहाँ पे, एक तरह से विरल ही देखी जाएगी, और अलग अलग तरीके के वेजिटेशन होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। देन द थर्ड फैक्टर इज इकोसिस्टम। थर्ड फैक्टर क्या है, तो वो है इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम किसे कहते हैं ये आपको जान लेना है, क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करने में इकोसिस्टम का भी हाथ है। इकोसिस्टम भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। और इकोसिस्टम है क्या, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इकोसिस्टम जो है, जितने भी हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट में जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में कंसीडर करते हैं अपने सराउंडिंग, उन्हीं को हम इकोसिस्टम कहते हैं, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। ये आपको याद रखना है कि जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, कंसीडर करते हैं अपने सराउंडिंग्स, अपने फिजिकल एनवायरनमेंट में, हम उसे ही इकोसिस्टम कहते हैं। तो ये सारे क्या थे, तो फैक्टर थे किसके, तो नेचुरल वेजिटेशन के फैक्टर थे। फर्स्ट फैक्टर क्या था, तो वो रिलीफ था, जिसमें लैंड सॉइल था। सेकेंड इसकी क्लाइमेट में जैसे टेम्परेचर, सनलाइट, प्रेसिपिटेशन हमने देखा। थर्ड है इसमें इकोसिस्टम। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। इस वीडियो में हमने पहले ही आपको बता दिया था कि 2 टॉपिक हम पढ़ेंगे, और इस टॉपिक 2 टॉपिक जो बच जाएंगे, वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमने 2 टॉपिक पढ़ा, एक फैक्टर एंड दूसरा टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, कि कितने टाइप्स के वेजिटेशन हैं, और यहाँ पे खास करके हम अपने इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया में जितने भी वेजिटेशन पाए जाते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो इंडिया में 5 टाइप्स के वेजिटेशन पाए जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट जो है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, सेकेंड ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है, थर्ड है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, फोर्थ इज माउंटेन फॉरेस्ट, एंड फिफ्थ इज मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये 5 टाइप्स के जो है वेजिटेशन इंडिया में पाए जाते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से, कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट किस तरह का फॉरेस्ट है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम सदाबहार वन भी कहते हैं, जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर हेवी रेनफॉल होता ही रहता है, यानी पूरे साल भर यहाँ पे बारिश होती है। जैसे कि सबसे पहला तो इसकी इंपॉर्टेंट फीचर को हम अगर देख लें तो वो क्या है, तो जैसे हेवी रेनफॉल। फर्स्ट क्या है, हेवी रेनफॉल है। और हेवी रेनफॉल हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया के किस पार्ट में सबसे ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इंडिया के सबसे वेस्टर्न घाट एंड लक्षद्वीप आइलैंड के पास जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा पाया जाता है वहाँ पे, क्योंकि हेवी रेनफॉल वहाँ ज़्यादा होता है इसीलिए। सेकेंड है इसमें कि रेनफॉल जो है यानी रेनफॉल कितना ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में होता है, कितनी बारिश होती है, तो वो मोर देन 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही होता है वहाँ पे बारिश ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, इसीलिए ये एवरग्रीन फॉरेस्ट कहलाता है, ग्रीन फॉरेस्ट भी ये कहलाता है। देन द थर्ड फीचर इज ट्रीज। ट्री की हाइट कितनी होती है, तो वो 60 मीटर हाइट होती है ट्री की। इंपॉर्टेंट ट्रीज कितनी होते कौन कौन सी हैं यहाँ पे, जैसे कि इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर, सिंकोना, ये सारे क्या हैं, तो इम्पॉर्टेंट ट्री हैं। कहाँ के, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के। देन नेक्स्ट की इंपॉर्टेंट एनिमल्स कौन कौन से हैं, तो इंपॉर्टेंट एनिमल्स में एलिफेंट, मंकी, डियर, वन हॉर्न राइनासोर जो बहुत ही फेमस है, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है वन हॉर्न राइनासोरस। तो ये सारे क्या हैं, तो इम्पॉर्टेंट एनिमल्स हैं। देन यहाँ पे और भी इसके अलावा क्या क्या पाए जाते हैं, जैसे प्लेंटी ऑफ बर्ड्स यहाँ पे पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के बैट्स पाए जाते हैं, स्लॉथ पाए जाते हैं, स्कॉर्पियंस पाए जाते हैं, एंड नेल्स पाए जाते हैं। तो ये सारे जो हैं वो क्या हैं, इंपॉर्टेंट फीचर हैं किसके, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के। सेकेंड वेजिटेशन की हम बात करें तो वो कौन सा है सेकेंड वेजिटेशन, तो वो है यहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट।
ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट किस तरह का फॉरेस्ट है और वो किस पार्ट में पाया जाता है वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। लेकिन उससे पहले मैं स्टूडेंट आप लोग को बता दूँ कि इस चैप्टर का पीडीएफ जो है, नोट्स का पीडीएफ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा और वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके नोट कर सकते हैं, उतार सकते हैं। और इस वीडियो को आप पूरा पूरा देखिएगा। और सॉरी इसलिए आप लोगों को कि ये वीडियो थोड़ा लंबा चल जा रहा है, तो आप उसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगती हूँ। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ये वीडियो को पूरा सुनिएगा और पूरा इस चैप्टर को समझ लीजिएगा। एंड हाँ, आप मुझे जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। और इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं और मेरा इंस्टा आईडी है रूपम सोनी 3, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। और जो भी प्रॉब्लम्स हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे वीडियो को। चलिए अब हम मेन पॉइंट पर आते हैं। यहाँ हम ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात करते हैं। तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को हम मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये मानसूनी एरिया में पाया जाता है इस तरह का फॉरेस्ट, तो इसीलिए हम इसे मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। एंड देन रेनफॉल कितना होता है यहाँ पे, तो 200 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर का रेनफॉल यहाँ पे इस एरिया में बहुत ज़्यादा होता है। यानी लेकिन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो रेनफॉल होती है वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे एवरेज होता है 200 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर। मैक्सिमम इतना होगा और मिनिमम 70 सेंटीमीटर होगा। देन इस तरह के फॉरेस्ट जो होते हैं दे सेट देयर लीव्स। इस तरह के फॉरेस्ट क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। लेकिन वहीं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट अपनी पत्तियों को नहीं गिराते हैं, दे डू नॉट सेट देयर लीव्स। बट ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट दे सेट देयर लीव्स, ये अपने पत्तियों को गिराते हैं साल में एक बार। और नेक्स्ट इज की इंपॉर्टेंट ट्रीज कौन कौन से हैं इसमें, जैसे कि टीक। यहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में टीक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्री है। और उसके साथ साथ बैम्बू पाए जाते हैं, साल पाए जाते हैं, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, मलबरी, ये सब इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस में पाए जाते हैं। एंड देन एनिमल्स की बात करें, इंपॉर्टेंट एनिमल्स कौन कौन से हैं, तो जैसे कि इंपॉर्टेंट एनिमल्स में लायन हो गए, टाइगर, पिग, डियर एंड एलिफेंट, ये सारे क्या है, तो इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के। देन इसके अलावा क्या क्या पाया जाए, जैसे कि बर्ड्स, लिजार्ड्स, स्नेक्स एंड टर्टल्स पाए जाते हैं। देन इस तरह के फॉरेस्ट जो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट वो कहाँ पे हमारे इंडिया में पाया जाता है, किस एरिया में, तो वो दीज फॉरेस्ट मोस्टली फाउंड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। इंडिया के, हमारे कंट्री के ईस्टर्न पार्ट में इस तरह के फॉरेस्ट जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। थर्ड है यहाँ पे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। थर्ड फॉरेस्ट वेजिटेशन कौन सा है, तो वो है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। यानी इस तरह के फॉरेस्ट को स्क्रब फॉरेस्ट भी बोलते हैं, यानी इसको स्क्रब फॉरेस्ट भी बोलते हैं। और इस एरिया में क्या होता है कि इस तरह के जहाँ भी फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे रेनफॉल जो होता है वो लेस देन 70 सेंटीमीटर, यानी 70 सेंटीमीटर से कम ही होता है वहाँ पे रेनफॉल। एंड देन और इस तरह के फॉरेस्ट जो होते हैं वो ज़्यादातर डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, जहाँ पे रेनफॉल जो है वो लेस देन 70 सेंटीमीटर होता है। और इम्पॉर्टेंट ट्रीज कौन कौन से होते हैं, तो इम्पॉर्टेंट ट्रीज में जैसे कि एकाशिया, पाम्स, यूफोर्बियाज एंड कैक्टिक, ये सारे जो हैं वो इम्पॉर्टेंट ट्रीज हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट के। और ये कटीले होते हैं, कटीली झाड़ियाँ होती है एक तरह से और कांटेदार पेड़ होते हैं, तो वो इस तरह के ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। देन नेक्स्ट इस तरह के फॉरेस्ट पाए कहाँ जाते हैं, तो दिस फॉरेस्ट फाउंड इन मेनली नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री। इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जो इसमें कौन कौन से वो पार्ट इंक्लूडेड होंगे, तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की अगर हम बात करें तो जैसे कि राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, ये सारे जो है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में चले जाएंगे, तो उस जगह पे इस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। देन एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में रैट्स हो गया, माइस, रैबिट्स, फॉक्स, वॉल्फ, टाइगर, लायन, हॉर्स एंड कैमल्स, ये सारे जो हैं वो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में इस तरह के एनिमल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ना फोर्थ इज माउंटेन फॉरेस्ट। फोर्थ कौन सा है, तो वो है माउंटेन फॉरेस्ट है, और इसको माउंटेनियस फॉरेस्ट भी बोलते हैं। और ये पाया कहाँ जाता है, तो वो माउंटेनियस एरियाज में पाया जाता है इस तरह का फॉरेस्ट जो होता है। और ये माउंटेन फॉरेस्ट में जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा क्या होता है, तो डिक्रीज करता है, यानी टेम्परेचर डिक्रीज करता रहता है। और
यहाँ पे हाइट जो होती है एल्टीट्यूड वो इंक्रीज करता रहता है, यानी कि इंक्रीज एल्टीट्यूड और डिक्रीज टेम्परेचर ये होता है इस एरिया में, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड पे होता है, इसीलिए इस तरह का रीजन बन जाता है। एंड इंपॉर्टेंट ट्रीज की बात करें तो इंपॉर्टेंट ट्रीज में पाइन, देवदार, सिल्वर फर, सीडार, स्पूस, ये सारे क्या हैं, तो इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं माउंटेन फॉरेस्ट के। इंपॉर्टेंट एनिमल्स यहाँ पे कौन कौन से पाए जाते हैं, तो वो हैं स्नो लियोपार्ड जो कि इस पार्ट में पाए जाते हैं, देन जैक रैबिट, तिब्बतन एंटीलोप एक्सेट्रा, ये सारे जो हैं वो इंपॉर्टेंट एनिमल्स में आते हैं माउंटेन फॉरेस्ट में। देन नेक्स्ट एंड लास्ट वेजिटेशन इज मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट है, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है याद रखना है आपको कि जो भी डेल्टाई रीजन होते हैं उस जगह पे मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और मैंग्रोव फॉरेस्ट की यहाँ पे हम बात करें तो मैंग्रोव फॉरेस्ट में आप देख लीजिए कि इसे हम टाइडल फॉरेस्ट के नाम से भी बोलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट को। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रीज जो होते हैं वो सुंदरी ट्री यहाँ पे बहुत ही फेमस है, जो डेल्टाई रीजन में पाया जाता है, जो सुंदरबन के डेल्टा में पाया जाता है। हमारे इंडिया में जो सुंदरबन का जो डेल्टा है, इलाका है, वहाँ पे सुंदरी ट्री ज़्यादा पाए जाते हैं और यहाँ पे हार्ड टिम्बर्स पाए जाते हैं, पाम पाए जाते हैं, फॉरेस्ट पाए जाते हैं, क्योरा, अगार एक्सेट्रा, ये सारे जो हैं वो ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं। एंड देन एनिमल की बात करें तो एनिमल में यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो पाया जाता है, जो बहुत ही फेमस है, जो आपको भी पता है। टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, स्नैक्स, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं, आपको वो याद रखना है। और इंडिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो जो भी रिवर्स हैं, जैसे कि हमारा जो ईस्टर्न पार्ट है जहाँ पे जो भी रिवर्स बे ऑफ बंगाल में गिरती है इंडिया में, जिसमें गंगा हो गया, जो माउथ ऑफ गंगा है, सुंदरबन का डेल्टा है वो, या फिर महानदी हो गई, ये सारे रिवर्स जो हैं वो गोदावरी वगैरह, ये सारे कहाँ पे गिरते हैं, तो बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं, जो कि इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में गिरते हैं। और ये सारे क्या करते हैं, डेल्टा बनाते हैं। लेकिन वहीं हमारे इंडिया के जो भी वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न साइड में जो भी रिवर जो है अरब सागर में जो गिरते हैं, अरेबियन सी में, वो कोई भी डेल्टा नहीं बनाते हैं, वो एस्चुरी बनाते हैं, ये आपको याद रखना है, जो कि इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट जो भी हैं, जो भी टाइडल फॉरेस्ट हैं, या फिर जो भी दलदली क्षेत्र वाले एरिया हैं, वो सारे जो हैं वो मैंग्रोव फॉरेस्ट में पाए जाएंगे, वो याद रखना है आपको। तो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है कि इस वीडियो में हमने दो टॉपिक डिस्कस किया है, एक फैक्टर और दूसरा टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। नेक्स्ट वीडियो में जब हम सेकेंड पार्ट बनाएंगे, ये फर्स्ट पार्ट है आपका नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का, चैप्टर 5 ज्योग्राफी से। ये आप याद रखिएगा कि इस चैप्टर से आपका हाफ चैप्टर अभी कवर हुआ है इस वीडियो में, और ये पार्ट 1 वीडियो है। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो पार्ट 2 वीडियो होगा, जिसमें हम वाइल्ड लाइफ ऑफ और कंजर्वेशन को हम डिस्कस करेंगे, ये आप याद रखिएगा। अगर एंड हाँ, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।